हाय गाइस। आज हम आपके समक्ष अमेरिका के संविधान को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम अमेरिका के संविधान का बेसिक सा इंट्रोडक्शन और विशेषताएं देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं और इस मतलब कि जैसे अमेरिका का संविधान हमारा समाप्त होगा, इसको पढ़ लेंगे हम। उसके बाद चाइना का, ब्रिटेन का, भारत का, ये सारे संविधान को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अमेरिका के संविधान को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देख लीजिए इसका, ये कहाँ स्थित है, ठीक है। ये थोड़ा और देखिए पृथ्वी पर, ये तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हरा वाला, ये सारा अमेरिका है, ठीक है। और इसके ऊपर का ये क्षेत्र कनाडा है और नीचे का मैक्सिको है, ठीक है। तो ये हमने ये लगा रखा है, आप देख लीजिए। मैप हमने इसलिए लगा दिया है कि आप थोड़ा इस चीज़ से परिचित हो कि किस एरिया पे स्थित है, ठीक है। और ये जो 50 राज्य है उसकी लिस्ट हमने दे दी है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, इसका PDF हम आपको दे देंगे, ठीक है। हम अब स्टार्ट करते हैं। ये अमेरिका का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 30 अप्रैल 1789 को क्रियान्वित किया गया। उस समय शासन कला में यह एक नवीन प्रयोग था और प्रजातंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय। यह दुनिया के सबसे पहले लिखित संविधान बनाने वाला देश है, जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा बनाया गया था। आज इसमें 50 राज्यों का संघ है। तो अमेरिका के संविधान की विशेषताएं इस प्रकार है। तो किस प्रकार है? लिखित एवं संक्षिप्त संविधान। दूसरा है लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित यानी कि पॉपुलर सॉवरेंटी पर आधारित है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यानी कि प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। 2 सदनीय विधानमंडल, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, दोहरी नागरिकता और मौलिक अधिकार। और आपका है अगला दुष्परिवर्तनशीलता और व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित। तो ये 2 चीज़ें मैं थोड़ा आपको अभी एलेबरेट कर दे रहा हूँ। जब हम कहते हैं दुष्परिवर्तनशीलता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि संविधान को बहुत ही आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। अर्थात दुष्परिवर्तनशील है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको परिवर्तित मतलब बहुत ही आसानी से नहीं किया जा सकता, बल्कि बहुत कठिन कार्य है। और आप जानते हैं कि खाली 27-28 संशोधन इसमें हुए हैं, 28 संशोधन अभी तक हुए हैं जो है। और अब जैसे भारत का है, तो भारत का आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि ये कठोरता तो है इसमें, लेकिन लचीलापन भी उतना ही है भारत का संविधान। लेकिन अमेरिका का संविधान संशोधन करना मतलब टेढ़ी खैर है एक प्रकार से, एकदम दांतों पसीना आ जाता है कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कठिन प्रक्रिया है संशोधन करने की, जल्दी से हो नहीं पाता, ठीक है। दूसरा यह है कि व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित। तो व्यक्तिवाद का मतलब ये होता है इंडिविजुअलिज्म, और इंडिविजुअलिज्म जो होता है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। अर्थात यह पूंजीवादी दर्शन पर आधारित है, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट फिलॉसफी पर आधारित है ये। अर्थात ये एक पूंजीवाद को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो मतलब कि संविधान की फिलॉसफी है, जैसे अपने इंडिया का आप पढ़ते हो तो जो फिलॉसफी है वो अब सोशलिज्म, लिबरलिज्म और गांधीवाद, ये तीनों का मिक्सड फॉर्म में एक प्रकार से दिया गया है। लेकिन अमेरिका का जो संविधान का दर्शन है वो व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित है, अर्थात पूंजीवाद को सपोर्ट करता है। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे या फिर इसी में फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल थ्योरी में आप पढ़ते हैं कि जहाँ पूंजीपति जिसके पास पैसा है उसकी प्रभुत्व होता है, और जो गरीब होते हैं उनकी कोई मतलब कि मायने नहीं रखता उनकी वैल्यू को, ऐसी बात होती है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखना। लिखित एवं संक्षिप्त संविधान। तो अमेरिकी संविधान सरल एवं संक्षिप्त है। इसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद एवं 13 धाराएं हैं। छपे हुए कुल पृष्ठ 40 से कम है। संक्षिप्त होने के कारण ही इसमें सिर्फ आज तक जो है 28 संशोधन हुए हैं। इस संविधान में सिर्फ केंद्रीय सरकार के रचना, कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है।
तो इसमें आप देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के कार्यों संरचना शक्ति का वर्णन है, जबकि स्टेट्स जो है 50 उनके कार्यों का कोई वर्णन नहीं है। ठीक है। दूसरा है लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित है। तो अमेरिकी संविधान की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित मानी गई है। अर्थात जिस प्रकार आप भारत के संविधान में पढ़ते हैं कि प्रियम्बल में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने, इस तरह का जो वाक्य लिखा गया है। तो यहाँ मतलब यह होता है कि जो शासन का जो अंतिम स्रोत है वो जनता मानी जाती है, अर्थात जनता के माध्यम से ही सरकार का गठन होता है और जनता के लिए ही सरकार का गठन होता है, इस प्रकार की बात कही जाती है। उसी प्रकार अमेरिका संविधान की सर्वोच्च सत्ता जो है जनता में निहित मानी गई है, अर्थात जनता के माध्यम से सुप्रीम जो अथॉरिटी है वो किसी गवर्नमेंट को मिलती है या किसी मतलब कि कोई जो पार्टी आती है उसको मिलती है। ठीक है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत ही प्रजातंत्र की रक्षा का आधार स्तंभ है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया, तो क्या कहा गया है, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय स्थापित करने, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, सार्वजनिक कल्याण की वृद्धि करने तथा अपने संतति की स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान को अपनाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार प्रियम्बल में कहा गया है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही संक्षिप्त संविधान है, खाली 7 अनुच्छेद है इसमें। इसकी बात हम थोड़ा करना नहीं किया आपसे। जैसे जो है भारत में है तो यहाँ 395 अनुच्छेद मूल संविधान में था, लेकिन अब बढ़ गया है। अब 450 भी ज़्यादा अनुच्छेद आपको देखने को मिलते हैं, 25 भाग हो गए हैं। तो संशोधन कर करके बढ़ा दिए हैं, लेकिन अमेरिका का संविधान में ऐसा नहीं है। वहाँ खाली 7 अनुच्छेद और 28 संशोधन हुए हैं। और जिस प्रकार अपना संविधान लोकप्रिय प्रभुत्व पर आधारित है वैसे अमेरिका का भी। ठीक है। तीसरा है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। देखिए शासन व्यवस्थाएं जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होता है संसदात्मक, यानी कि संसदात्मक, और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये दो चीज़ें होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब हम संसदात्मक की बात करते हैं, बात करते हैं तो जो इसमें सरकार के जो अंग होते हैं, जिसे आप जानते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जो व्यवस्थापिका है और जो कार्यपालिका है, इन दोनों का मिला हुआ रूप होता है संसदात्मक व्यवस्था में। अर्थात जो कार्यपालिका के लोग होते हैं वो व्यवस्थापिका में भी होते हैं, कानून का निर्माण भी वो करते हैं और कानून को क्रियान्वित भी करते हैं, लागू भी करवाते हैं, उसको कार्य रूप में परिणत भी करते हैं ये लोग। तो इसमें ये होता है कि जो कार्यपालिका होता है और जो व्यवस्थापिका होता है, ये दोनों क्या है, मिला हुआ रूप होता है इनका। ठीक है। जबकि प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि इसमें जो कार्यपालिका है और व्यवस्थापिका है, ये दोनों ही एकदम स्वतंत्र होते हैं अपने आप में। इसमें कोई किसी से मिला हुआ नहीं होता है, एकदम स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और न्यायपालिका तो वैसे भी यहाँ भी भारत में भी स्वतंत्र है और वहाँ भी। तो अमेरिकी संविधान अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका की शक्तियाँ स्वतंत्र होते हुए भी कार्यपालिका को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो आप देखेंगे कार्यपालिका का जो स्थान है वो थोड़ा आपको ज़्यादा दिखेगा वहाँ। अर्थात कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो कार्यपालिका का प्रधान ही संघ का राष्ट्रपति होता है। अमेरिकी कार्यपालिका को वह शक्ति मिली हुई है कि वह अधीनस्थों की नियुक्त योग्य व्यक्तियों में से स्वविवेक से कर सकता है। अर्थात वह जो नियुक्ति होता है अपने स्वविवेक से कर सकते हैं अधीनस्थों की। शासन की इस व्यवस्था में राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद विमुक्त नहीं किया जा सकता। अर्थात जो अविश्वास प्रस्ताव होता है कि हम जैसे कोई अपने यहाँ क्या होता है कि जैसे प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव ले जाया जा सकता है, उसकी जो बहुमत है उसको चुनौती दी जा सकती है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ आप जो राष्ट्रपति है उसको आप अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नहीं हटा सकते, बल्कि उसके लिए क्या है, महाभियोग की व्यवस्था की गई है। अर्थात इसमें राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा ही पद विमुक्त
किया जा सकता है। तो आप ये देखते हैं। अब है 2 सदनीय विधानमंडल। तो इसका मतलब क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 2 सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था प्रदान करता है। वहाँ के विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जैसे अपने यहाँ संसद कहते हैं, और जो है ब्रिटेन में भी संसद कहते हैं विधानमंडल को, लेकिन अमेरिका में उस जो है विधानमंडल का नाम कांग्रेस है। और कांग्रेस के 2 सदन हैं, निम्न और उच्च सदन। तो आप देखते हैं जिस प्रकार हमारे यहाँ संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार कांग्रेस के 2 सदन हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। अब निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा और उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। ठीक है, तो आप यह याद रखिए। जिस प्रकार अपने यहाँ जो निम्न सदन है उसे आप लोकसभा कहते हैं और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, उसी प्रकार वहाँ के निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा और उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। प्रतिनिधि सभा में 435 यानी कि 435 सदस्य होते हैं और सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। और प्रतिनिधि सदन के सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है, जबकि सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। और वो भी ये जो है सदस्य जो होते हैं वो वयस्क मताधिकार पर चुने जाते हैं, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। ठीक है। अगला नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को व्यवहारिक बनाने के लिए नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली को मान्यता दी गई है। इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ की न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका एक दूसरे की शक्तियों पर नियंत्रण एवं संतुलन बनाए रखती हैं। कैसे? तो अमेरिका का संविधान शक्ति संतुलन का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है। और संविधान के अनुसार यह कहा गया है कि कांग्रेस पर राष्ट्रपति भी नियंत्रण रखता है और न्यायपालिका भी, यानी कि जो आप जानते हैं विधानमंडल है उस पर राष्ट्रपति का भी नियंत्रण होता है और जुडिशरी का भी होता है। और राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को वीटो कर सकता है, उसका एक प्रकार से निरीक्षण कर सकता है, कह सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस तथा राष्ट्रपति के कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकता है अगर वो संविधान विरुद्ध है तो। ठीक है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि अगर वो कांग्रेस और राष्ट्रपति का कोई भी कार्य जो संविधान के विरुद्ध जैसा लग रहा है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, इतनी पावर उसे मिली हुई है। इसी प्रकार राष्ट्रपति पर भी कांग्रेस का नियंत्रण रहता है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है। अब है संघात्मक शासन व्यवस्था, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। संघात्मक स्वरूप अमेरिकी संविधान की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। अमेरिकी संघ राज्य में शामिल होने वाली इकाइयाँ महत्वपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, जो आपस में स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखती हैं। इन इकाइयों ने संघ में सम्मिलित होकर केंद्रीय सरकार को सर्वोच्च बनाया है, जिसके फलस्वरूप केंद्र में महत्वपूर्ण शक्तियाँ निहित कर दी गई हैं। आप जानते हैं कि वहाँ का संघात्मक, वहाँ एक शब्द प्रयोग हुआ है फेडरल। ठीक है, तो फेडरेशन सिस्टम वहाँ है, लेकिन अपने यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, आप जानते हैं। इसमें बेसिक अंतर यह है कि जो फेडरेशन है इसमें क्या है कि जो संघ बने हैं वो अपने मतलब कि अपने मन से बने हैं, उन्हें मतलब कि ज़बरदस्ती नहीं कहा गया कि आप जो है संघ बनिए। जबकि भारत में क्या है कि इन्हें ज़बरदस्ती एकीकरण किया गया है, अर्थात उनके विचार के, उनके स्वतंत्रता के विरुद्ध हैं। ये दो आप जानते हैं कि जो देशी रियासतें थी अपने यहाँ, तो उनको जो है एकीकृत करने के लिए जो है सरदार पटेल की बहुत ज़्यादा भूमिका है, आप जानते हैं। तो उस यहाँ क्या है कि यहाँ के जो संघ बने हैं उनके विचार के विरुद्ध, उनके स्वतंत्रता के विरुद्ध, वो नहीं चाहते थे कि हम भारत में मिल जाए, लेकिन तब भी उनको मिलाया गया है कंडीशनल। ठीक है, जबकि अमेरिका के जो राज्य थे उन्होंने आपस में मिलकर समझौता किया कि हम संघ बन जाएं और व्यवस्था चलाएं। तो वहाँ को फेडरेशन और अपने यहाँ का जो संघात्मक व्यवस्था है, दोनों में ये बेसिक सा अंतर है। ठीक है, तो वहाँ का जो फेडरेशन सिस्टम है, जो राज्य है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं और केंद्र को भी शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, तो वह स्वतंत्र होते हैं अपना, और केंद्र भी अपना कार्य करती रहती है। अगली है न्यायपालिका की प्रधानता। तो वास्तव में संघात्मक शासन प्रणाली में यह सिद्धांत नितांत आवश्यक है
क्योंकि संविधान की धाराओं के विषय में राज्यों तथा केंद्रीय सरकार के मध्य समय समय पर मतभेद उत्पन्न हो सकता है, जिसका निर्णय करने के लिए एक निष्पक्ष एवं सर्वोच्च संस्था की आवश्यकता पड़ती है। आप जानते हैं कि संघ और राज्य में किसी प्रकार का जो है मतभेद न उत्पन्न हो, किसी प्रकार के किसी एक्ट को लेकर, किसी कानून को लेकर जो है मनमुटाव एक प्रकार से न उत्पन्न हो, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसका निर्णय करने के लिए एक सर्वोच्च संस्था होती है जिसे आप न्यायपालिका कहते हैं, ये होती है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करने में अंतिम निर्णायक है, और यदि संघीय सरकार या राज्यों की सरकार का कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो वह उसको अवैध घोषित कर सकती है। इस प्रकार अमेरिकी न्यायपालिका एक सर्वोच्च संस्था है। तो अमेरिकी न्यायपालिका बहुत ही एक एकदम स्वतंत्र निकाय है, और इसी व्यवस्था को भारत में भी अपनाया गया है। आप जानते हैं न्यायपालिका को संविधान का रक्षक माना जाता है। ठीक है, संविधान की व्याख्या करने वाली संस्था है ये। आगे है दोहरी नागरिकता। तो आप जानते हैं फेडरेशन सिस्टम है, ये संघात्मक व्यवस्था है। और संघात्मक व्यवस्था में क्या है कि जो राज्य हैं और जो यूनियन है, सॉरी संघ है, जैसे 50 राज्य अमेरिका में हैं, तो 50 राज्यों के जो नागरिक हैं उनका राज्यों की अलग नागरिकता है, और उनका यूएसए का अलग नागरिकता है। जैसे अमेरिकी संविधान की एक विशेषता दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब है कि अमेरिका के प्रत्येक नागरिक को उसके राज्य और साथ में केंद्र की भी नागरिकता मिलती है। इस प्रकार एक व्यक्ति को दो नागरिकता मिलती है, एक उसके राज्य की और एक अमेरिका की। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, एकहरी नागरिकता है। आप खाली भारत के नागरिक कहलाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप यूपी के नागरिक हैं, कोई कहे हम एमपी के नागरिक हैं, ऐसा नहीं है। खाली आप एक जो भारत के नागरिक है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ अगर न्यूयॉर्क है या फिर और जो भी सिटी हैं, तो उनमें जो उसकी नागरिकता अलग है, अमेरिका की अलग है। ठीक है, अब ये समझ गए होंगे। गणतंत्र प्रणाली। तो गणतंत्र का आधारभूत सिद्धांत यह है कि निर्वाचित कार्यकारिणी तथा निर्वाचित व्यवस्थापिका। इसका मतलब क्या है कि जो जो एग्जीक्यूटिव है वो भी निर्वाचित होकर इलेक्शन के माध्यम से जाएगा, और जो व्यवस्थापिका है, लेजिस्लेचर है, वो भी चुन के जाएगा, उसे भी चुनाव के माध्यम से रखा जाएगा। तो एक गणतंत्र की विशेषता यह होती है कि इसमें कोई भी पद किसी व्यक्ति विशेष अथवा परिवार विशेष के लिए सुरक्षित नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति साधारण से साधारण नागरिक राज्य के प्रत्येक पद, यहाँ तक कि सर्वोच्च पद तक पहुँचने की आशा या अभिलाषा कर सकता है, परंतु ब्रिटेन के प्रत्येक नागरिक अभिलाषा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ जो व्यवस्था है, वहाँ इस प्रकार की गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। वहाँ लोकतंत्र तो है। अब देखिए, लोकतंत्र और गणतंत्र में बेसिक अंतर क्या होता है। लोकतंत्र में ये होता है, आप जानते हैं कि जो स्टेट होते हैं, स्टेट का मतलब यहाँ देश से है, राज्य का मतलब यहाँ देश से है, क्योंकि पॉल साइंस में एक टर्म यूज होता है देश के लिए, राज्य। ठीक है, तो जो राज्य होते हैं उसके दो जो है प्रमुख होते हैं, एक राष्ट्राध्यक्ष होता है और एक शासनाध्यक्ष, यानी कि एक हेड ऑफ स्टेट होता है और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसे आप राष्ट्रपति कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष आप जिसे कहते हैं, वो राष्ट्रपति होता है, और जो शासनाध्यक्ष होता है उसे आप प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति होता है और जो प्रधानमंत्री होता है, ये दोनों अगर चुन के जाएंगे तो उसे हम गणतंत्र प्रणाली कहेंगे। अर्थात जिस देश में जो राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो अगर जनता के माध्यम से चुन के जाए तो हम उसे गणतंत्र प्रणाली कहते हैं। और शासनाध्यक्ष क्या है, अगर वो भी जो है जनता के माध्यम से चुन के जाए तो उसे हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और जिस देश में जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका चुनाव नहीं होता, अगर वह वंशानुगत है, तो उसे हम जो है एक प्रकार से राजतंत्रात्मक लोकतंत्र कहेंगे, यानी कि पार्लियामेंट्री राजतंत्रात्मक लोकतंत्र कहेंगे। जैसे क्या कहते हैं, आपका ब्रिटेन है, वहाँ क्या है कि जो राजा हैं, जो सम्राट है, वो वंशानुगत होते हैं, अर्थात वंश परंपरा के आधारित जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो होते हैं। जबकि वहाँ का प्रधानमंत्री लोगों के द्वारा चुन के जाता है। आप ये समझिए। तो वही बेसिक सा मतलब है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होगा और जो शासनाध्यक्ष होगा, अगर चुन के जाएगा तो वो गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। और अमेरिका, भारत इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं।
और जो राजतंत्रात्मक लोकतंत्र जो है उसे आप ब्रिटेन के संविधान को कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत होता है और जो शासनाध्यक्ष होता है वो जनता के माध्यम से चुन के जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। ओके, तो ये बेसिक सा इसका आप कह सकते हैं विशेषताएं थी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के जो है वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।